क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम गरीब क्यों हैं? क्यों हमारी करेंसी और इकोनॉमी हमेशा क्रैश क्यों होती रहती है? आज से कुछ सदियों पहले 1700s में दुनिया की टोटल वेल्थ का 24% हिस्सा सिर्फ हमारी सरजमीन पर था। ब्रिटेन उस वक्त सिर्फ 2% पर था। हम दुनिया के इकोनॉमिक सुपर पावर थे। लेकिन फिर एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये कोई आम बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी प्लान्ड रॉबरी की शुरुआत थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मशहूर इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक की रिसर्च ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। The United States, Canada, European Union, also Japan, of course, but Japan does not figure so much in the Indian context. These coal. उनके मुताबिक ब्रिटेन ने यहां से पूरे 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूटे हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। उनका मेथड ऑफ ऑपरेशन इतना अजीब और चालाक था कि आप दंग रह जाएंगे। वो हमसे टैक्स लेते थे और उसी टैक्स के पैसों से हमारा ही सामान खरीदकर लंदन भेज देते थे। मतलब प्रोडक्ट भी हमारा और पैसा भी हमारा। ये पैसा कहाँ गया और क्या ये कभी वापस आ सकता है? आज ड्रॉगोस की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इस मेगा हाइस्ट की एक एक डिटेल एक्सपोज करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी पार्ट में हम बताएंगे कि इस लूट का असर आपकी आज की जेब पर कैसे पड़ रहा है। पहले समझते हैं कि ये 45 ट्रिलियन डॉलर्स का फिगर आया कहां से। जब ब्रिटिशर्स यहां आए तो उन्होंने देखा कि हमारा टेक्सटाइल बिजनेस और स्पाइसेस की दुनिया भर में डिमांड थी। 1765 से पहले जब ब्रिटेन हमसे कुछ खरीदता था तो वो बदले में सिल्वर या गोल्ड देता था। इसका मतलब था कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा था और मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी। लेकिन 1765 में जब उन्होंने बंगाल का दीवानी राइट्स यानी टैक्स कलेक्शन का कंट्रोल हासिल किया तो उन्होंने पूरा गेम ही बदल दिया। उन्होंने किसानों पर इतने हैवी टैक्सेस लगाए कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। फिर उन्होंने एक सर्कुलर स्कैम चलाया। उन्होंने टैक्स से जमा किया हुआ 1/3 हिस्सा पैसा अलग रखा और उसी पैसे से हमारे वीवर्स यानी बुनकर से कपड़ा खरीदा। टेक्निकली उनका इन्वेस्टमेंट जीरो था। वो हमारे ही पैसों से हमारा माल फ्री में लंदन ले जा रहे थे। ये ट्रेड नहीं थी, ये टोटल ड्रेन था। उत्साह पटनायक कहती हैं कि ये प्रोसेस 1765 से लेकर 1938 तक चलता रहा। अगर हम इस रकम को 5% इंटरेस्ट के साथ आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये बनती है 45.4 ट्रिलियन डॉलर्स। ये अमाउंट इतनी बड़ी है कि अगर ब्रिटेन आज अपना पूरा मुल्क भी बेच दे तब भी वो ये कर्ज नहीं उतार सकता। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं बताया जाता। हम पढ़ते हैं कि ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जरिए तरक्की की। उन्होंने ट्रेन बनाई, फैक्ट्रीज लगाईं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन सब के लिए कैपिटल कहाँ से आया? वेस्टर्न हिस्टोरियंस अक्सर ये क्रेडिट अपनी इनोवेशन को देते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा लूटा हुआ पैसा उनका सीड फंडिंग था। उन्होंने हमारी वेल्थ को लीवरेज करके अपनी फैक्ट्रीज खड़ी की। जब उनकी फैक्ट्रीज में सस्ता माल बनने लगा तो उन्होंने हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया। उन्होंने हमारे वीवर्स के ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि वो अपना काम बंद करने पर मजबूर हो गए। फिर वही ब्रिटिश मेड सस्ता कपड़ा हमारी मार्केट में फ्लड कर दिया गया। हम जो कभी एक्सपोर्टर्स थे, हमें उन्होंने कंज्यूमर्स बना दिया। ये वही पॉइंट था जहां से हमारी इकोनॉमी का डिक्लाइन शुरू हुआ और हम डेवलपिंग नेशंस की लिस्ट में आ गए। अक्सर लोग कहते हैं कि ठीक है, उन्होंने लूटा तो सही, लेकिन कम से कम हमें रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर तो देकर गए ना। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। रेलवेज हमारी डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि लूट को फास्ट करने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने ट्रेन्स इसलिए चलाईं ताकि वो अंदरूनी इलाकों से रॉ मटेरियल जल्दी पोर्ट्स तक पहुंचा सकें और वहां से लंदन शिप कर सकें। और मजे की बात सुनिए, इन रेलवेज की कंस्ट्रक्शन का पूरा पैसा इंडियन टैक्स पेयर्स ने दिया था। ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को 5% गारंटीड प्रॉफिट दिया जाता था, जो हमारे खजाने से निकलता था। ये दुनिया का सबसे महंगा रेलवे प्रोजेक्ट था, जो हमारी ही जेब से बना, हमारी ही लूट के लिए इस्तेमाल हुआ, और आज वो इसे अपना एहसान बताते हैं। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये करोड़ों जिंदगियों की है। जब ये लूट चल रही थी, हमारे लोग भूख से मर रहे थे। 1943 का ग्रेट बंगाल फैमिन याद करें, 30 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे।
क्यों? क्योंकि हमारा अनाज, फूड ग्रेन्स, विंस्टन चर्चिल ने यूरोप भेजना शुरू कर दिया था ताकि उनकी आर्मी को सप्लाई मिल सके। जब उन्हें बताया गया कि लोग मर रहे हैं तो उनका जवाब था, इज गांधी डेड येट? यानी क्या गांधी मर गया? ये उनकी क्रुएलिटी का लेवल था। हमारी वेल्थ उनकी लग्जरी बन रही थी और हमारी मौत उनके लिए सिर्फ एक स्टैटिस्टिक थी। $45 ट्रिलियन का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज हैं जो हमारी जमीन पर बन सकती थीं, लेकिन लंदन की सड़कों पर खड़ी कर दी गईं। अब आप सोचेंगे कि ये तो पुरानी बात है, अब इसका क्या फायदा? दोस्तों, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी आज की बाइंग पावर से है। आज जो डॉलर और पाउंड की वैल्यू इतनी हाई है, वो इसी हिस्टोरिकल एडवांटेज की वजह से है। उन्होंने उस वक्त हमारी वेल्थ से जो एसेट्स बनाए, वो आज भी उन्हें डिविडेंड्स दे रहे हैं। हम आज भी उन्हीं सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स से लड़ रहे हैं जो उन्होंने हमें दबाने के लिए बनाए थे। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर अब रेपरेशंस यानी हर्जाने की बात हो रही है। शशि थरूर और उत्सा पटनायक जैसे एक्सपर्ट्स ने दुनिया के सामने रिसीट्स रख दी हैं। हमारा मकसद उनसे बदला लेना नहीं है, बल्कि अपने लोगों को एजुकेट करना है। हमें समझना होगा कि हम नेचुरली पुअर नहीं हैं, हमें सिस्टमैटिकली पुअर बनाया गया है। जब हम ये माइंडसेट चेंज करेंगे, तभी हम अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी $45 ट्रिलियन की वो सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। ब्रिटेन का ग्रेटनेस हमारी सैक्रिफाइस पर खड़ा है, लेकिन अब हमारी बारी है। आज हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा आईटी सेक्टर और हमारी यंग जनरेशन दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रही है। हमें वो 24% वेल्थ का शेयर वापस हासिल करना है, और ये सिर्फ हार्ड वर्क और राइट नॉलेज से ही मुमकिन है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दुनिया भर के हर उस शख्स तक पहुंचनी चाहिए जो हमें थर्ड वर्ल्ड समझता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या ब्रिटेन को ये $45 ट्रिलियन वापस करने चाहिए या सिर्फ एक पब्लिक अपॉलॉजी काफी है? स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस तरह की मजीद आई ओपनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। खुदा हाफिज।